स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। और आइए आज फिर हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलत जवाब में हायर परसेंटेज में रहे और करेक्ट आंसर बहुत कम बच्चों के रहे। कम्युनिटी पोस्ट में पिछले कुछ दिनों में हमने जो क्वेश्चंस पूछे थे, आज हम फिर से उसकी बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो सीज़न है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है और इसमें बहुत ज़रूरी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड आने चाहिए। और वही सॉल्व करने के मेथड मैं आपको इन कुछ वीडियोस के अंदर लगातार बताता आया हूं। तो जानिए ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और किस तरह से इनको क्लियर करना है। जेईई मेंस, नीट, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका एक एप्टीट्यूड होना चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान। अब इस आसान क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चे उलझ गए और बहुत परसेंटेज गलत रही, बहुत परसेंटेज जो आंसर थे वो गलत रहे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल? हमारी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है? आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हैं और काफ़ी जगह जो उसके डायग्राम्स देखते हैं, उनमें पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बदलाव आ चुका है, काफ़ी चेंज आ चुका है। अब नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के विद रिस्पेक्ट आपको जानना है। जब आप पहले की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें यह होता था कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखा जाता था, लेकिन हाइड्रोजन का एक कॉन्फ्लिक्ट रहा करता था कि ये ग्रुप 1 से भी रिजेंबल करता था तो ग्रुप 17 से भी। तो बाद में कहा जाने लगा कि भाई ये दोनों से ही रिजेंबल करता है और इसीलिए जानते हैं ना हाइड्रोजन को एक नाम से और पहचानते हैं, इसे रोग एलिमेंट यानी ठग एलिमेंट भी कहा जाता है। ये दोनों के साथ ही रिजेंबल कर लेता है। लेकिन नई एनसीईआरटी के अंदर अब इस बात को बिल्कुल अलग कर दिया गया कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के सेंटर में रख दिया गया, यानी इसका ना कोई ग्रुप है ना कोई पीरियड है, इंडिपेंडेंट पोजीशन है। तो नन ऑफ दीज हमारे इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में इस वक्त कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं है, इंडिपेंडेंटली उसको वहां पे रखा गया है, ये समझिएगा। तो पीरियोडिक टेबल से कंसर्न इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन का और जरा कमेंट सेक्शन में जवाब देना। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इनकी पोजीशन हमारी पीरियोडिक टेबल में क्या है? क्या ये इंडिपेंडेंटली प्लेस किए गए हैं या इनका कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, पर्टिकुलर पीरियड है? बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक रिएक्शन के बारे में यहां आपसे पूछा गया है। बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH एक्वस, द प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी। अब ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का दिमाग खराब करता है। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन होने की वजह से ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके स्कूल लेवल एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव में भी इंपॉर्टेंट है। आंसर बच्चों के गलत आते हैं इसमें। तो देखिए कैसे, यहां आपको बेंजीन गिवन है, आपसे कहा गया बेंजीन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेंजीन पे सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हो तो हम उसे सल्फोनेशन कहते हैं, यानी पहला स्टेप है कंसंट्रेटेड H2SO4 को मैंने ऐसे लिख दिया, बात एक ही है। यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा और ये SO3H बेंजीन पे, तो हमारे पास पहले बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास बनता है बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नॉट सोडियम। यहां पर हाइड्रोजन आएगा, बल्कि मैं इसको अगर हटा के लिख दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये आपके पास यहाँ पर बनता है। उसके बाद NaOH की रिएक्शन है। अब NaOH क्योंकि ये एक एसिड है, वो बेस है, तो NaOH यहाँ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और इस तरह से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आपको मिलेगा। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इसको कहा जाएगा, ये यहाँ मिलता है। अब बहुत सारे बच्चों ने इसी जवाब को यानी C6H5SO3Na
इसी को उन्होंने फाइनलाइज किया, यही उन्होंने अपना जवाब बता रखा और पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब बता रखा। ऑब्वियस सी बात है, इतना सा देखने में तो अगर देखें तो ऐसे ही लगता है, लेकिन कहानी इसके बाद भी है। अब ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, ये NaOH के साथ फर्दर रिएक्ट करता है और NaOH के साथ इसकी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे डाउज प्रोसेस में करते हैं, क्योंकि NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, काफी सारा पड़ा हुआ है। Na2SO3 बाहर जाएगा, Na2SO3 बाहर जाएगा, यहां से OH और H बाहर जाएगा और इस तरह से ये बचा हुआ ONA रिंग पे कनेक्ट होगा और आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, क्योंकि NaOH एक्वस है, एक्वस यानी वाटर भी साथ है और जब वाटर साथ है तो वाटर का भी एक्शन होगा, NaOH यहां से बाहर जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और इस तरह से यहां पे फिनॉल मिलेगा। अब देख लो, ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसको सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं हमने सही लिखा, लेकिन करेक्ट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए C6H5OH। बहुत ही कम बच्चों का जवाब था, ये सिर्फ और सिर्फ 4% बच्चों का सही जवाब था। बाकी बच्चों ने इस ऑप्शन को या इस ऑप्शन को मार्क किया, उन्होंने इस ऑप्शन को मार्क नहीं किया। समझ लीजिए, एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, उसमें गलती का कोई स्कोप नहीं है, वहां पर थोड़ा सा लीक से हटके सोचना होगा। और पता है, एक बार आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो। मेरा ये लगातार प्रयास है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करवाऊं ताकि आपको मालूम पड़े कि भाई इन चीजों का क्या फंक्शन है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये आपको अच्छे से यहां मालूम पड़े। नाउ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट स्टिल गलती तो गलती है, कहीं भी हो जाती है। अब हम जानते हैं हमारे देश में ऐसी ऐसी जगहों से बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी पढ़ने की तमन्ना बहुत है, लेकिन गरीबी भी बहुत है। मैं देखता हूं ना, जब आप कमेंट्स करते हैं कि हम यहाँ से कोई अलग अलग राज्यों से, मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफाई तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत गरीब बच्चा भी मैंने देखा है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन कई बार रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। हाँ, इतनी नॉलेज हर जगह अवेलेबल है जो किताबों में आपको सामने देखने को मिल जाती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको वो क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए जो एग्जामिनर सोचता है, एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से सोचना है। आइसोट्रॉपी किसे कहा जाता है और ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, ये पूछा गया। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है जब कोई सॉलिड हर डायरेक्शन में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, उसे आइसोट्रॉपी के नाम से हम पहचानते हैं, उसे आइसोट्रॉपी कहा जाता है। नाउ आइसोट्रॉपी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस, इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है ये आपको बताना था। ये प्रॉपर्टी है अमरफस सॉलिड की। अमरफस सॉलिड, ध्यान रखिएगा, अमरफस सॉलिड ये हर डायरेक्शन में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं। इस बात को समझना है, ये मालूम रखना है आपको। क्रिस्टलाइन में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अमरफस की हर डायरेक्शन में सेम। अगर आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, फुल फिजिकल केमिस्ट्री प्लेलिस्ट दी गई है और ऐसे ऐसे पॉइंट मैंने डायरेक्ट वहां बता रखे हैं। आप पता है क्या गलती करते हैं, आप वीडियो देखते हैं जो सामने बोर्ड पे लिखा जा रहा है, देखते हैं ठीक है मुझे आता है, लेकिन आप उन शब्दों को नहीं सुनते जो पर्टिकुलरली आपसे इस वीडियो में कहे जाते हैं। सुना कीजिए, समझा कीजिए, ताकि आप ऐसे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। अनदर क्वेश्चन, कार्बोलिक एसिड किसे कहा जाता है? फिर से ये क्वेश्चन आया और यहां पर फिर बच्चों की बहुत ज्यादा गलती हुई। कार्बोलिक, कई बच्चे तो जल्दबाजी में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड देखते ही इन दोनों में से किसी एक को मार्क करेंगे। और कई बार हम इस बात को कहते हैं कि भाई एक्सेप्शनल, हमेशा कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में या एल्डिहाइड में आए जो एक्सेप्शनल हो, वो हमेशा फॉर्मिक एसिड होता है। लेकिन यहाँ कार्बोलिक एसिड पूछा और कार्बोलिक एसिड होता है फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। तो इस फिनॉल को यहां पर याद रखने की कोशिश, दिस इज द कार्बोलिक एसिड, रिमेंबर। तो इस तरह से
ये क्वेश्चन हमारा डन। अब एक ये हमारे पास क्वेश्चन है, अनदर वन इंपॉर्टेंट वन, नाइट्रोलिक एसिड किसे कहते हैं? नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड ये शब्द अगर आपने अल्कोहल फिनॉल्स में विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ा हो तो ये विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर ये वहां पर आपसे पूछा जाता है। और इसमें डायरेक्ट आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके पास RCH2NO2 नाइट्रो कंपाउंड है और इस नाइट्रो कंपाउंड पे अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, आप किसी HNO2 की या किसी भी इस तरह के कंपाउंड के रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर ये कंपाउंड फॉर्म होता है, उधर ये कंपाउंड बनता है। तो आप ये मान लीजिए कि नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए और यहां पर आपके पास इस तरह से ये CH डबल बॉन्ड NOH इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी नाइट्रो भी होना चाहिए और NOH भी होना चाहिए। नाइट्रो और NOH वैलेंसीज को ठीक कर लीजिएगा, नाइट्रो और NOH का होना जरूरी है। हाइड्रोजन कई बार वैलेंसी के लिए इधर उधर हो जाता है, लेकिन NO2 और NOH का होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो नाइट्रोलिक एसिड कैटेगरी में आता है। अब बच्चों ने इसको करेक्ट मार्क किया क्योंकि ये नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक एसिड, उन्होंने कहा कि भाई नाइट्रो है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो यही नाइट्रोलिक एसिड होगा, जबकि नहीं, हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसमें नाइट्रो भी है और डबल बॉन्ड NaOH भी है। सो दिस इज द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। बहुत छठे छठाए क्वेश्चन आपको यहां पर दिए जा रहे हैं, इस बात को भी याद रखने की कोशिश करनी है आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का और देख लेते हैं। बेंजोमाइड को एनिलीन में कन्वर्ट करना है और किस तरह से आप एनिलीन में कन्वर्ट कर पाएंगे? पहला कहा NH3, बेंजामाइड को NH3। अब बेंजामाइड आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, बेंजीन पे CuNH2, दिस इज बेंजामाइड, ये बेंजामाइड है। अब अमोनिया के साथ तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं है। ट्वाइस NaOH ये तो डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन पे गौर करो, इस पे Br2NaOH, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में मैं आपको बता दूं Br2NaOH लिखा हो या Br2,4NaOH लिखा हो या इसकी जगह पे NaOBr लिखा हो या Br2 + KOH लिखा हो या KOBr लिखा हो, सबका मतलब एक है। और इसका फंक्शन होता है कि CONH2 ग्रुप को हटा के उसकी जगह पे NH2 ग्रुप लगा देना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हॉफमैन ब्रोमामाइड किसी न किसी हालात में आपसे जरूर पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आता है। तो इस तरह से देखिए, ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। देखते रहिए इसी तरह से इस तरह के वीडियोस को जिसमें आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।